Class 10th full chemistry one shot in one video under 2 hours. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग इस वीडियो में पूरी केमिस्ट्री एक साथ खत्म करने वाले हैं। क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम लोग एक टाइम पे पूरा खत्म करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या खत्म करेंगे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि आपकी केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। फिर दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि दूसरा चैप्टर है आपका। तीसरा फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद सीक्वेंस में ही आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ चारों चैप्टर्स को हम लोग डेप्थ में समझेंगे। और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्री बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री हम कोशिश करेंगे 2 से 1.5 घंटे के बीच में पूरा निपटा दें, पूरी केमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाए। तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है जो चैप्टर, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं? तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इन चैप्टर्स की, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, अगर आपने इनकी वन शॉट्स नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वन शॉट देख लो। ये सिर्फ हम रिवीजन पर्पज से कर रहे हैं ताकि हम क्विक रिवाइज कर पाए पूरे सिलेबस का। देखो, हमारे जितने भी वन शॉट्स हैं हर चैप्टर के, हम इस सीरीज में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच। देखो, जो सबसे पहला चैप्टर वो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो नाम ही है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसे चेंजेस जो कि केमिकली होते हैं। मतलब क्या चीज, जैसे आप किसी पेपर को क्या करते हो, बर्न कर देते हो। कोई आपने पेपर लिया और उसको बर्न कर दिया, तो क्या आप दोबारा उसको क्या पेपर बना पाओगे? नहीं। लेकिन वहीं अगर आप किसी पेपर को क्रश कर देते हो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक पेपर लिया और इस पेपर को मैंने क्रश कर दिया। ये पेपर है मेरे पास और मैंने इस पेपर को क्रश कर दिया। अब क्रश करने के बाद फिर से ये वापस स्ट्रेट होके ये फिर से अपने फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस पेपर को बर्न कर देता हूँ तो दोबारा इससे हम लोग पेपर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल हो, मतलब दोबारा वो अपने रियल प्रॉपर्टी फिर से गेन ना कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट with new chemical properties। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट with new chemical properties। न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब ये क्या होता है? देखो, जब किसी भी रिएक्शन में हम लोग कोई सब्सटेंस लेते हैं, मतलब हम एग्जांपल पेपर का ही लेते हैं। मान लो ये पेपर था मेरे पास, मैंने एक पेपर लिया, इसको क्या किया हमने, ये पेपर है, इसको हमने क्या कर दिया, क्रश कर दिया। क्रश, तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा ऐसा हो गया। फिर से अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो फिर ये इसी फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इस पेपर को बर्न कर दें, बर्न, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? राख, जिसको हम लोग ऐश बोलते हैं। लेकिन अगर इस ऐश से हम चाहे पेपर कन्वर्ट करना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल येट। ये अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग केमिकल चेंजेस करते हैं, मतलब केमिकल, ये क्या हो गया? इस चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? मतलब जहां पे हम उसको फिजिकली अपीयरेंस चेंज करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने फिजिकली टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, केमिकली नहीं, मतलब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। और केमिकल चेंज क्या होता है? जहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल में चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमने कोई बॉन्ड तोड़ दिया या फिर कोई भी चीज हमने कोई कोई और ग्रुप उसमें ऐड कर दिया। ये सब आप बेसिकली केमिकल चेंजेस के अंदर ले सकते हो। केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल। कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो हम लोग इसको बोथ चेंजेस में रखते हैं, क्योंकि जब बर्न करके फिर से वो वैक्स का ये फॉर्मेशन करता है, लेकिन बर्निंग के प्रोसेस में कुछ जो हमारे टोटल मटेरियल होता है वो कुछ इवॉल्व कर जाता है गैसेस के फॉर्म में। तो इसको हम लोग फिजिकल या फिर केमिकल किसी भी चेंजेस के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है, अब हम लोग केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे हमारा केमिकल चेंज हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल चेंज हमारा हो रहा है? तो केमिकल चेंज होता कब है?
देखो केमिकल चेंज तब होता है कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई करने के, जैसे कि आपका चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन कलर मतलब आपने मान लो कोई सब्सटेंस लिया, दो सब्सटेंस लिया, उनको आपस में रिएक्ट कराया, लेकिन जो सब्सटेंस के कलर पहले थे वो रिएक्शन के बाद कोई और कलर हो गया। एग्जांपल में हम लोग FeSO4 Fe प्लस CuSO4 को लेंगे। Fe प्लस CuSO4 क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu आउट। अब जो हमारा CuSO4 था वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो हमारा FeSO4 जो फॉर्म होगा उसका कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू CuSO4। तो हमारा रिएक्शन पहले कैसा था? ब्लू कलर समझ लो। ब्लू कलर जब रिएक्ट नहीं हुआ तो उसके पहले ब्लू कलर था, रिएक्शन के बाद उसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। तो चेंज इन कलर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि है अकर कर चुका है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो है चेंज इन स्टेट। क्या है? चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में भी बदलाव आ सकता है। चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में कैसे चेंज आएगा? स्टेट मतलब या फिर वो सॉलिड है, या फिर वो लिक्विड है, या फिर वो गैस है। तो स्टेट में कैसे चेंज आएगा? एनी गैसेस? तो देखो स्टेट में चेंजेस तब आते हैं जैसे हमने ले लिया वाटर का फॉर्मेशन, H2 प्लस O2 गिव H2O। अब ये रिएक्शंस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होंगी क्योंकि आपने पूरे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़ रखे तो गो एंड वॉच द लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कम टू दिस लेक्चर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया? H2 जो हमारा क्या है वो भी एक गैस है, O2 क्या है हमारा वो भी एक गैस है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है? एक लिक्विड है। और हमने क्या पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में? हमने एक और चीज पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस अकर करते हैं और प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे होती हैं उसका मतलब हम इस लाइन से समझते हैं। देखो हमारा जो H2 है वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हीट, नहीं फायर। अब जो हमारा H2 है वो भी काफी अच्छा सपोर्टर है फायर के लिए। फायर को वो और ज्यादा बढ़ावा, मतलब ऐसे कह सकते हो H2 जो गैस है हमारा वो फायर को और ज्यादा फ्लेम प्रोवाइड करता है। O2 भी सेम है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। लेकिन जो हमारा लिक्विड प्रोड्यूस हुआ इन दोनों की रिएक्शन से, H2O जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या है? एक फायर को बुझाने के लिए एक अलग सा केमिकल है। मतलब ये क्या है? देखो प्रॉपर्टीज देखो, पहले रिएक्शन के पहले ये लोग फायर को क्या करते थे? प्रमोट करते थे, और ये फायर को क्या कर रहा है? एक्सटिंग्विश कर रहा है, मतलब बुझा दे रहा है। तो ऐसा यही चेंजेस जो होते हैं वो ही हमारे केमिकल रिएक्शन में होते हैं। तो अगर हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, चेंज इन स्टेट भी हो रहा है मतलब गैस से लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा है, और हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन अगर कर रहा है वो कैसे हो रहा है। आपने स्टेट किसी भी मैटर का चेंज कर दिया, जैसे कि गैस से लिक्विड में गया, या फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों फायर के सपोर्टर्स थे, लेकिन इसने फायर का जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इनके इनसे मिलने पे वो क्या है? फायर का एक्सटिंग्विशर है। इसके बाद का जो हमारा लाइन है वो क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब एवोल्यूशन से मतलब समझना, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का इवॉल्व होना। अब गैस कैसे निकलेगी? अब गैस समझ लो कोई एसिड है, जैसे कि समझ लो HCl, जब हमारा रिएक्ट करता है किसी भी मेटल से तो क्या देता है? मेटल सॉल्ट। ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और H2 गैस को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। अभी हम बैलेंसिंग भी करके देख लेते हैं, साथ साथ में बैलेंसिंग भी करते चलेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ 2 करेंगे और फिर यहाँ पे 2 करेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं लगाया, बाकी हर जगह 2 लग गया है। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। अब देखो क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये भी प्रोडक्ट हमारा क्या है? लिक्विड है। अब ये भी प्रोडक्ट जो हमारा क्या है? वो सॉलिड है। ये भी प्रोडक्ट हमारा सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट बन क्या रहा है? गैस भी तो बन रहा है। लिक्विड सॉलिड मिलके क्या बना रहा है? सॉलिड और गैस बना रहा है। गैस तो हमने यहाँ पे नहीं दिया, तो गैस कैसे फॉर्म हुआ? गैस इवॉल्व हो रहा है। मतलब किसी भी टेस्ट ट्यूब में समझ लो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तो समझो वो क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब वहीं पे हम बात करें
एक और क्राइटेरिया की जो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे आएगा? अब टेम्परेचर में चेंजेस कैसे आते हैं? जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालोगे तो क्या देगा वो? CaOH का होल ट्वाइस। अब जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं। ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, हमारा प्रोडक्ट सॉलिड बन रहा है और ये हमारा हीट निकल रहा है बाहर। तो जहां भी हीट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी एक क्राइटेरिया है कि आप उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। इसके बाद है हमारा स्पेशल, जो कि कहीं कई कई बुक्स में नहीं दिया रहता, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जो कि हमारा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, पीपीटी। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? सबसे पहले देखो, प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मान लो आपने कोई रिएक्शन करवाई, आपने यहाँ पे दो केमिकल्स डाला, दोनों क्या थे? लिक्विड थे, लिक्विड थे, लिक्विड थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ लिक्विड के साथ, यहाँ पे कुछ बैठा हुआ, यहाँ से हटने वाला नहीं, कुछ सॉलिड फॉर्म हुआ जो कि इनसॉल्युबल है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को भी हम लोग एक तरह से केमिकल चेंजेस ही कहते हैं, केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये इनसॉल्युबल, इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन से कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो हमारा फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के लिए कोई एक रिएक्शन बता दो। जैसे देखो FeSO4 प्लस BaCl2, नहीं BaCl, FeSO4 प्लस BaCl बैरियम क्लोराइड, तो क्या देगा? FeCl प्लस BaSO4। अब ये BaSO4 दे रहा है, BaSO4 हमारा क्या है? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। हाँ देखो, अब यहाँ पे हमारे पास आयरन सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड और फिर बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। बेरियम सल्फेट क्या है? हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, जो कि अभी हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब यहाँ पे भी कहीं ना इनसॉल्युबल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? यू कैन कॉमेंट आई गेस, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग, जैसे मैंने इस चैप्टर का जब नोट्स बनाया था तो मैंने खुद से बनाया है नोट्स, ठीक है, मैंने कोई बुक यूज नहीं की है, कोई ऑनलाइन सोर्स यूज नहीं किया, तो ये आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखो इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा टाइप हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट हमको मिल रही है। अभी हमने देखा एक रिएक्शन जिसमें हमारा CaOH2O के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा था? हीट भी प्रोड्यूस कर रहा था, और साथ में क्या फॉर्म कर रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। उस इक्वेशन को फिर से एक बार लिख देते हैं। तो जो हमारा CaO था वो H2O के साथ रिएक्ट करके CaOH का होल ट्वाइस दे रहा था, उसके बाद हीट एनर्जी भी दे रहा था। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट एनर्जी बाहर आती हुई, एमिट होती हुई दिखती है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इसी का ऑपोजिट, मतलब हम लोग को हीट देनी पड़ रही है, मिलती नहीं है, हीट देनी पड़ती है किसी रिएक्शन को कराने में। जैसे कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी, इसको हम लोग कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट लग रहा है
हीट की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर इसी को हम हीट करेंगे, CaOH को अगर हम हीट करेंगे फिर से, तो फिर ये क्या देगा, CaO प्लस H2O। देखो आप इससे कंफ्यूज मत होना, इस सिंबल को हम लोग हीट का सिंबल भी कहते हैं। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप फिर से देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए। वैसे हम अगर COH रखते तो क्या रिएक्ट करता, नहीं होता। ये CO का फॉर्मेशन करता, नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे CO का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है, जब हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। अगर हम हीट नहीं देते तो कोई भी रिएक्शन अगर नहीं करती। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे टोटल 4 तरह के रिएक्शन पढ़ने हैं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हमने पढ़ लिया है, तो 4 तरह के और रिएक्शन पढ़ने हैं। हम ट्राई करेंगे इसको एक ही टाइम पे एक्सप्लेन कर देने का, क्योंकि वी हैव टू कवर ऑल दी 4 चैप्टर्स। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से समझने की कोशिश करेंगे, अगर नाम से नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा समझेंगे। देखो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होना, किसी भी दो अलग अलग चीजों का कंबाइन होने को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर कोई भी चीजें कंबाइन होती हैं तो उनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो जहां पे हम लोग कोई भी दो चीजों को कंबाइन करें। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सब्सटेंस था, उसके हमने दो टुकड़े करके, मतलब नहीं, ऐसे हमारे पास दो सब्सटेंस है, उनको हमने एक साथ मिला के जोड़ दिया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, हमारे पास कोई एक बड़ा सब्सटेंस था, उसको हमने ब्रेक कर दिया, या फिर हीट की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर लाइट की वजह से। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास और डिसिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स थे, उसके बाद इन्होंने मिलके दो नए प्रोडक्ट्स बनाए। एक था हमारा हाई रिएक्टिव प्रोडक्ट, मान लो ये रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, ये लो रिएक्टिव है। तो जो हाई वाला था, इसको इसके साथ एक और बैठा हुआ था, देखो ऐसे चिपका हुआ था, ऐसे बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा समझ में आएगा। देखो देखो हमारे पास एक ऐसा हाई रिएक्टिव सा मेटल था, नहीं कोई सब्सटेंस था, फिर उसके साथ एक लो रिएक्टिव वाला मेटल क्या कर रहा था, बॉन्ड बना के बैठा हुआ था। फिर हाई रिएक्टिव ने इसको धक्का मार के फिर इसको बाहर कर दिया, और हाई रिएक्टिव वाला क्या हुआ, इसके साथ बॉन्ड बना के लो रिएक्टिव वाले को बाहर कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे दोनों ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होती है आयंस का चेंज करने के लिए, ठीक है, ऐसे समझना। भी मान लो ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी और ये ज्यादा अच्छा इसके साथ सूट करता है, ऐसे समझो, और इसकी रिएक्टिविटी कम थी लेकिन इसने उसको उसके साथ वो बैठा हुआ था, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको भगा देगा और इसके साथ बैठ जाएगा। फिर ये भाग के कहाँ जाएगा, फिर ये इसके साथ आके बैठ जाएगा। तो फिर क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास, दो फिर से नए नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो वो कैसे प्रोडक्ट्स होंगे, जो हाई वाला रहेगा वो इसके साथ बैठ जाएगा, और जो लो वाला रहेगा वो इसके साथ बैठ जाएगा। अब एक एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे चेंजेस ऑफ आयंस होते हैं, मतलब आयंस का चेंज होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वही बेसिक सा एग्जांपल हमारा H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट हमारा H2O फॉर्म करेगा। बैलेंस कर दोगे तो 2H2O लगा दोगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, वही H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रो देखो हीट रहेगा तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हम हीट की वजह से ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और लाइट की वजह से करवा रहे हैं तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट की वजह से हम लोग CaOH का होल ट्वाइस को, मतलब जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्ट्स में। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग H2O को H2
और O2 में ब्रेक कर सकते हैं, और लाइट की वजह से हम AgCl जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसको हम लोग अगर सनलाइट में रख देंगे वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब क्लोरीन निकल जाएगी और Ag हमारा रह जाएगा। तो लाइट की वजह से हम लोग लाइट की वजह से भी हम लोग डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। ये एग्जांपल हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वही हमारा एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 प्लस Cu आउट, क्योंकि हमारा Fe ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो Cu को वो डिस्प्लेस करके FeSO4 के साथ बॉन्डिंग SO4 के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और Cu को बाहर कर देगा। फिर वहीं पे अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो मान लो NaSO4 था, SO4 था, और एक था हमारे पास Cu नहीं BaCl, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, NaCl प्लस BaSO4। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और टोटल हमारे पास 2 Na 2 Na Cl2 ठीक है, और SO4 भी 2 होगा, तो SO4 का होल ट्वाइस BSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में इसका आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाउ डज इट अकर्स, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन आपको क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर, अगर आप साइंस ऑप्ट करोगे तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिक सा रिएक्शन है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो रिडक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन को निकाल के और हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करते हैं कैसे भी करके और ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। और वहीं पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ, एकदम ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहां पे हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, ऑक्सीजन को हमने ऐड कर दिया और फिर क्या किया हमने, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसका वाइस वर्सा को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास कैल्शियम था, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, CaO का प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम भी बोलते हैं आई गेस। अब देखो, अब वहीं पे हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को हम लोग एटम से बाहर निकाल रहे हैं, हमारे कंपाउंड से बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या नहीं मतलब रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने लिया कोई भी CaO लिया, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, नहीं 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 नहीं, देखो CaO लिया हमने और साथ में कार्बन ले लिया और इससे रिएक्शन करवा दिया, तो फिर क्या देगा, Ca प्लस CO2, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के CO2 बन गया और कैल्शियम को अकेला छोड़ दिया। अब यही दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो रहे होते हैं, तो उन दोनों रिएक्शन जब एक साथ होते हैं, दोनों रिएक्शन, तो उन्हीं को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगा, PbO प्लस कार्बन गिव, एक सेकेंड, हाँ, PbO प्लस कार्बन गिव Pb प्लस CO2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा PbO है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आप यहाँ से देखो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, रिडक्शन में होता है, तो यहाँ पे PbO से Pb फॉर्म होने में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और उसी का वाइस वर्सा हमारा कार्बन क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसी के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं
रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पीबीओ है, लेकिन यहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन उसी का होता है जो कि ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, और हमारे पास यहाँ पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, भले उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन तभी तो होगा जब ये किसी को रिड्यूस करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दिस इज द बेसिक एजेंडा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। उसके बाद हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक से टॉपिक से सब इजीली हो जाएंगे। तो कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है, ये हमें समझना है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें कि स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल होता है। कोरोजन, इसको भी हमें साथ में पढ़ना है। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन में भी हमारा खराबियां आती है, रेंसिडिटी में भी खराबियां आती हैं, बस यहाँ पे सब्सटेंस का हेर फेर होता रहता है। जैसे कि जो हमारा कोरोजन होता है ये होता है स्लो हीटिंग अप ऑफ अ मेटल in presence of O2 and moisture। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर और O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, मेटल को खा लिया जाता है, कोई खा लेता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। रस्ट का फॉर्मेशन आयरन में होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, इसी का ऐसा कर लो रूम ruining of food items and नहीं due to presence of fats and oils, bad smell। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे खाने का जो आइटम होता है रूम मतलब खराब हो जाता है, और इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बैड स्मेल के होने से। और ये किसकी वजह से खराब होता है, जो फूड आइटम्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनकी वजह से ये आइटम्स, हमारे फूड जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं। प्रिवेंशन हम लोग रेंसिडिटी का कैसे कर सकते हैं, और प्रिवेंशन हम लोग इसका कोरोजन का कैसे कर सकते हैं। तो कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए हम पहला स्टेप लिखते हैं, वो है गैल्वेनाइजेशन। दूसरा है ऑयलिंग। तीसरा है ग्रीसिंग। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड, स्टोर इन कूल प्लेस, पैक इन सील नहीं सील पैक दी मटेरियल। ठीक है। अब कुछ प्रिवेंशन हम लोग फूड का ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन हम लोग देखो प्रिवेंशन हम लोग फूड का कैसे करेंगे, या फिर हम उसको ठंडे जगह पे रखें जैसे कि रेफ्रिजरेटर का यूज करें, या फिर हम उसको क्या करें, सील पैक कर दें। मतलब यहाँ पे हम उसको टाइट पैक कर देंगे। उसके बाद प्रिवेंशन कोरोजन का कैसे होता है, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, या फिर हमारा तो होता है गैल्वेनाइजेशन हमारा किसी भी जिंक की लेयर, किसी भी जैसे कोई मेटल है हमारे पास, समझ लो ये मेटल है, मेटल की आयरन ले लो, आयरन बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग जिंक की अगर कोटिंग कर दे तो ये भी कोरोड होगा, और इसके आगे लेकिन जो ये लेयर बनेगी कोरोजन की वजह से, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी और इसके अंदर कोरोजन को प्रिवेंट करेगी। तो इससे भी हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हो रहा है। ऑयलिंग कर दें या फिर पेंटिंग कर दें या फिर ग्रीसिंग कर दें। चौथा स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना, जैसे कि आपने कई बार वो रिएक्शन देखा होगा कि आपने एक
तरफ स्पून ले लिया या फिर की ले लिया और CuSO4 को इलेक्ट्रोड्स में CuSO4 पहले एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें एक तरफ की ले लिया, एक तरफ कैथोड एनोड में की ले लिया, उसके बाद फिर आप उसका रिएक्शन करवाओगे तो जो की होगा वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा कॉपर से, तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर, ये हमारा चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बेसिकली जनरली जो भी इंपॉर्टेंट से सारे क्वेश्चंस है वो विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एसिड के डेफिनेशन। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें हमें तीन चीजों के बारे में पढ़नी है जैसा कि चैप्टर का नाम है। पहला है हमारा एसिड, दूसरा है हमारा बेसिस, तीसरा है हमारा सॉल्ट्स। तो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इन चैप्टर में हमको बेसिकली यही चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। एसिड होता क्या है, बेस होता क्या है, और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख लेंगे। तो एसिड वो होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें H प्लस आयन देता है। जैसे कि आपने कोई बीकर ले लिया, अब यहाँ पे हमारे पास है एक्वा सोल्यूशन वाटर, इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स किसके डाले, एसिड के डाले, और ये क्या है, एसिड है, और इसको हमने स्टिर कर दिया। तो अगर ये इसमें मिक्स हो गया है तो ये क्या देगा हमारे यहाँ पे H प्लस आयन्स। और वहीं पे अगर हम बेस की बात करें, बेस जो होगा हमारा वो अगर एक्वस सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है, H2O के सोल्यूशन में अगर हम कुछ ड्रॉप बेसिस का डालेंगे तो बेस हमारा क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। अब H प्लस आयन एसिड देता है, OH नेगेटिव बेस देता है, लेकिन ऐसा कहाँ से देता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे HCl में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है और बेसिस में OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसकी वजह से देता है, ठीक है। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, एसिड जो होता है हमारा सार टेस्ट होता है, सार टेस्ट, सार टेस्ट मीन्स खट्टा टेस्ट होता है इसका। उसके बाद एसिड हमारा कोरोसिव इन नेचर होता है, कोरोसिव इन नेचर, मतलब जो एसिड होता है वो कोरोजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो एसिड जो हमारा होता है प्रोड्यूस H प्लस आयंस, मतलब जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, H प्लस आयंस एक्वा सोल्यूशन में देता है। मतलब अगर आप इसको पानी में मिक्स करोगे तो वो H प्लस आयंस देगा। उसके बाद का जो हमारा बेस है वो क्या करता है, वो होता है बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। फिर होता है सोपी टू टच, सोपी टू टच, मतलब अगर आप उसको ऐसे से टच करोगे तो कुछ सोप जैसा लगेगा, तो वो बेसिक नेचर का होता है। अब आप कहोगे सर भैया ये तो हमारा जो सोप होता है उसको भी टच करने पे वो ऐसा सोपी टू टच, मतलब सोप तो सोपी होता ही है, तो वो भी एक तरह का बेस ही होता है, वो भी NaOH और फैटी एसिड के फॉर्मेशन से बना होता है। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा है जो कि कार्बन कंपाउंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि जब हमारा NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो फैटी एसिड या फिर किसी भी ऑयल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा सूप का फॉर्मेशन करता है जो कि मिल्ड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस, मतलब ये अगर इसको आप बीकर में डालते हो तो OH नेगेटिव आयन देता है और ये उल्टा उसका H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अब एसिड की भी क्लासिफिकेशन होती है, अब यहीं पे हम रुकते नहीं है, बेस की भी क्लासिफिकेशन है, एसिड की भी क्लासिफिकेशन है। तो एसिड की क्या क्लासिफिकेशन, देखो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, उसके बाद भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी क्लासिफाई नहीं करेंगे। पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट,
ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कि ज्यादा H प्लस आयंस देता है, उसका अमाउंट कम रहेगा लेकिन वो H प्लस आयंस ज्यादा देगा। वीक एसिड क्या होता है, उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा लेकिन वो कम H प्लस आयंस देगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस आयंस देगा लेकिन कम देगा। उसके बाद फिर कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। मान लो हमारे पास सेम एसिड है HCl, HCl सब जानते हो। HCl अगर हमारा कंसंट्रेटेड है तो हमने अगर को मान लो कोई बीकर लिया है तो उसमें हमने 30% HCl मिलाया है और बाकी का 70% वाटर मिलाया है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है। वहीं पे अगर हमारे पास बीकर है और उसमें हमने क्या किया है, 50% हमने HCl मिलाया है और 50% हमारे पास वाटर है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप परसेंटेज वेरी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज वाटर के अकॉर्डिंग हमारा HCl का परसेंट ज्यादा होना चाहिए और वाटर से कंपेयर में अगर कम है तो फिर वो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। फिर सेम क्लासिफिकेशन बेस का भी होता है, तो बेस भी फर्दर क्लासिफाई होता है सेम टाइप्स में। देखो, अब जो हमारा बेस होता है, बेस भी स्ट्रांग होता है, वीक होता है, एल्कलाई। स्ट्रांग और वीक हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दो ही है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयंस देता है, ये भी ज्यादा OH माइनस आयंस देता है, और वीक एसिड कम H प्लस आयंस देता है तो ये हमारा कम OH में नेगेटिव आयन देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज्यादा H प्लस आयंस, वीक एसिड मतलब कम H प्लस आयंस, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेस, एज कम्पेयर टू वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन। डाइल्यूट बेस मतलब, डाइल्यूट एसिड मतलब जहां पे हमारा एसिड कम होगा और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जहाँ पे OH नेगेटिव का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और वीक बेस क्या होता है, जहाँ पे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कम होता है। अब फिर हमें पढ़ना है एल्कली मेटल्स। एल्कली भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि वो बेस का ही एक टाइप है, एल्कली। तो ये क्या होते हैं, जो भी बेस वाटर सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल। ठीक है। जैसे आप अपने एक फ्रेंड को ले लो, कोई भी, वो जहां जाता है वहां अपनी फ्रेंडशिप बना लेता है, तो ऐसे कुछ एल्कली, एल्कली जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। सारे बेसिस मेरे पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ बेसिस जो पानी में घुलते हैं उनको हम लोग एल्कली बेसिस कहते हैं। ठीक है। अब कुछ एल्कली मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि NaOH, Na होता है, KOH होता है। ठीक है। तो हमें उसके बारे में अभी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है, अब आगे बढ़ना है हमें आगे फर्दर टॉपिक के साथ। जो कि हमारा फर्दर का टॉपिक है आगे का, वो है क्या है, इंडिकेटर्स। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि हम लोग एसिड और बेसिस के क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा वो आ जाए, पावर आ जाए, जिसकी वजह से हम किसी को पढ़ सकें, ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ये फ्रंट बेंचर है, ये बैक बेंचर है, ये हमारा आ, हाँ, ये हमारा इंट्रोवर्ट है, ये हमारा एक्सट्रोवर्ट है। तो ऐसे अगर हम किसी को क्लासिफाई कर पाएंगे तो हम एक प्रॉपर्टी बन जाएंगे जिसकी वजह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं, इंडिकेटर्स भी हमारे होते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एसिड या फिर बेस में क्लासिफाई कर देते हैं। अब इंडिकेटर्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है हमारा नेचुरल। अब नेचुरल क्या होता है, जो कि हमें नेचर से मिलता है, और सिंथेटिक जिसको हम लोग खुद बनाते हैं। तो फिर अब कुछ देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि हमारे हो जाएंगे लिटमस, टर्मरिक। नेचुरल हमारे हो जाएंगे लिटमस, टर्मरिक। ठीक है। तो लिटमस
इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर जो कि क्लासिफाई कर पाए क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेस है। उसके बाद फिर हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक भी हमारे कई तरह के होते हैं, तो हमें यहाँ पे पढ़ना जो है, तो हमें जो पढ़ना है वो है फिनोप्थलीन पढ़ना है और मिथाइल ऑरेंज पढ़ना है। तो फिनोप्थलीन क्या होता है? देखो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक और हमारा इंडिकेटर होता है, उसको भी क्लासिफाई आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम लोग लैब में बनाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल है जैसे कि लिटमस और टर्मरिक। सिंथेटिक के एग्जांपल है जैसे कि फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। और हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, जिसको मतलब हम लोग स्मेल करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन हमारे पास नोज होता है, स्मेल करके जिसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके पास फर्दर दो क्लासिफिकेशन है इसके, वो है जैसे कि हमारे पास है अनियन, अनियन है, और हमारे पास और है हमारे पास वेनिला एसेंस या फिर क्लोव ऑयल। हम लोग लेते हैं वनीला एसेंस। अब वेनिला एसेंस क्या होता है? देखो आप तो जानते हो, मैंने कुछ तो मतलब ऐसे शायद से बेकरी के प्रोडक्ट में यूज होता है वनीला एसेंस। अंदर आ जाओ, सब यहीं पे आ जाओ। सो हेयर वी हैव आवर ऑफलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। तो आगे चलते हैं। इंडिकेटर्स हमने जैसे पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक वो इंडिकेटर्स होते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं, नेचुरल मतलब हमें नेचर से मिलता है। तो अब देखो, जो हमारा फिनोप्थलीन होता है वो बेस के साथ पिंक कलर देता है, पिंक। और वैसे वो क्या होता है एसिड के साथ कलरलेस। वहीं पे अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है, एसिड के साथ रेड कलर, और बेस के साथ हमें देता है येलो कलर। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है कि आपका मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ कैसे रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब लिटमस जो हमारा होता है, लिटमस हमारा एसिड के साथ क्या करता है? एसिड के साथ वो देता है हमें ब्लू रेड कलर, बेस के साथ हमें देता है ब्लू कलर। ऐसे याद कर सकते हो, बी फॉर ब्लू और बचा क्या? एसिड मतलब रेड। टर्मरिक, अब हमारे पास जो नेचुरल है वो है टर्मरिक। अब टर्मरिक हमारा एसिड के साथ येलो ही रहता है, फिर बेस के साथ वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। एसिड के साथ येलो ही रहता है, बेस के साथ रेड हो जाता है। तो अब जो हमारे अनियन होते हैं, अनियन क्या करता है? एसिड के साथ काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, लेकिन वहीं अगर बेस आ जाएगा, देखो अगर एसिड रहेगा, एसिड के साथ अनियन अपना स्मेल बहुत अनप्लीजेंट स्मेल देगा, लेकिन वहीं पर अगर बेस रहेगा तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ स्मेल। वहीं पर अगर हम वेनिला एसेंस की बात करें, अगर एसिड रहेगा तो सेम यहाँ पे एसिड के साथ ये भी स्मेल देता है, बेस के साथ यहाँ भी स्मेल गायब हो जाती है। सो मेक दिस चार्ट एंड इन योर लैंग्वेज। आगे हमें पढ़ना है वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो केमिकल कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें एसिड्स और बेसिस की, जैसे कि एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और एसिड बेस से रिएक्ट करके सबसे मेजर चीज है वो होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे एसिड और बेसिस रिएक्ट करके हमारे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और सॉल्ट जो आता हमारा होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है। कई कई केसेस में एसिडिक बनता है, कई केसेस में बेसिस बनता है, लेकिन क्लास 10 में आपको ये नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में आपको पढ़ना है कि जो आपका सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनता है। किसके रिएक्शन से बनता है? HCl और NaOH। जो आप कॉमन सॉल्ट यूज करते हो अपने घर में, जो नमक, वो होता है हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो बनता है, उसी को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब किसी केमिकल कंपाउंड के साथ जब कोई रिएक्शन होता है एसिड या फिर बेसिस का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अब कुछ केमिकल्स ले लेते हैं, जैसे कि एसिड का अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा।
उस स्पेसिफिक मेटल का सॉल्ट बनाएगा मतलब। और अभी हम एग्जांपल से दिखाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एसिड हम ले लेते हैं HCl और मेटल हम ले लेते हैं Na। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl और H2 गैस जो हमारा हाइड्रोजन गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब इसको आप HCl को लिक्विड यहाँ पे लिख सकते हो, सोडियम को सॉलिड लिख सकते हो, NaCl को सॉलिड लिख सकते हो, हाइड्रोजन को गैस लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो हमारा HCl है वो एक तरह का क्या है, एसिड है, और मेटल है हमारा सोडियम, और ये दोनों मिलकर NaCl जो कि हम कॉमन सॉल्ट घर में यूज करते हैं वो बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहे हैं। अब ऐसा एक और इक्वेशन आता है हमारे पास, जैसे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देगा। एसिड हम HCl ही ले लेते हैं और मेटल कार्बोनेट Na2CO3 ले लेते हैं। फिर ये देगा हमारा सॉल्ट NaCl दे देगा और CO2 निकल जाएगा और H2O भी हमारा निकल जाएगा। अब अगर आप इसको देखो, यहाँ पे HCl था और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट था, मेटल ये था और एक कार्बोनेट है, एक कार्बोनेट और होता है। फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके इसने सॉल्ट दिया, कॉमन सॉल्ट NaCl। फिर हमें CO2 भी निकाला, इसने CO2 को भी रिलीज किया और H2O भी लिक्विड फॉर्म में इसे प्रोड्यूस किया। अब एक और रिएक्शन होता है लेकिन वो बेसिकली पूछा नहीं जाता। तो एसिड जब हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो देता है सेम प्रोडक्ट, सॉल्ट, CO2 और H2O। इसका भी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एसिड जैसे कि HCl, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि NaHCO3 और फिर जो हमारा प्रोडक्ट देगा वो देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारा प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड था, ये हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था, यहाँ पे हमें दिया प्रोडक्ट उसने क्या, NaCl दिया और फिर H2O दिया, फिर हमारे पास CO2 भी आ गया। वहीं पे हम बात करें बेस की, तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग एसिड से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो क्या होती है देखो, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी सॉल्ट देता है और H2 गैस लिबरेट करता है। आप बेस ले लो NaOH, मेटल ले लो जिंक, तो ये क्या देगा NaZnO प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या था हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जिंक मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस जो कि एक तरह का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज कर देता है, सोडियम जिंक मोनो ऑक्साइड। फिर बेस बेस जब हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, कोई रिएक्शन हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी बेस का कोई रिएक्शन नहीं होता है। कई लोग आप लोगों को बुद्धू बनाने के लिए बेस का रिएक्शन फिनप्थलीन के साथ करवाते हैं, जो कि केमिकल है वो अलग बात है, लेकिन हमने उसको पढ़ लिया है। बेस का रिएक्शन फिनप्थलीन के साथ करवाएंगे, किसी और कंपाउंड के साथ करवाएंगे, तो ये सब कोई रिएक्शन नहीं था। बेसिकली हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हमें इतना ही पढ़ना है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे एसिड और बेस मिलके, इस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि एसिड जिसका पीएच बहुत कम है और बेस जिसका पीएच बहुत ज्यादा है, ये रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं और H2O गैस, H2O लिक्विड हमारा फॉर्म करते हैं। अब पीएच से समझ लेते हैं, अगर आपका पीएच 1 से 6 तक है तो वो कंपाउंड हमारा एसिड होगा, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर वो 8 टू लेके 14 तक है तो वो हमारा होगा बेस, ठीक है। ये कुछ पहचानने का तरीका होता है, आपको नेचुरली आपको मतलब ऐसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है, वो टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर।
तो यही टॉपिक हमें पढ़ना है कि एसिड और बेसिस कैसे स्ट्रॉन्ग हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसके लिए पहले हमें कुछ पढ़ना है जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये कुछ ऐसा सा स्केल होता है जिसमें कुछ कलर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 14 डिवीजन होती है। ठीक है, हमारे पास टोटल 14 डिवीजन होती हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो फर्स्ट होता है उसका कलर होता है रेड, सेकंड का ऑरेंज, फिर येलो, फिर लाइट येलो, फिर ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर हमारे पास होता है एकदम डार्क ग्रीन, फिर हमारे पास होता है ब्लूइश कलर का ग्रीन, फिर हमारे पास होता है ब्लू कलर, फिर हमारे पास होता है लाइट ब्लू कलर, फिर हमारे पास होता है ऐसा डार्क ब्लू कलर, फिर हमारे पास होता है पर्पल कलर, फिर हमारे पास होता है नहीं लाइट पर्पल कलर, फिर हमारे पास होता है पर्पल, फिर हमारे पास होता है वॉयलेट। ऐसा कलर कुछ नेचुरल इंडिकेटर में होता है। तो जो हमारा 1 से लेके 6 तक अगर वैल्यू हमारा शो कर रहा है नेचुरल इंडिकेटर, तो मतलब वो जो कंपाउंड है वो हमारे पास एसिड है। मान लो आपने कोई कंपाउंड लिया, आप उसको टेस्ट कर रहे हो और उसकी वैल्यू 1 से 6 तक के बीच में आ रही है तो वो एसिड होगा। 8 से लेके 14 तक के बीच में आएगी तो वो बेस होगा, और अगर 7 होगी तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल जैसे कि हमारा वाटर और NaCl होते हैं। अब इसके बाद हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? तो एसिड जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू के। एसिडिक स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू के। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपकी पीएच वैल्यू ज्यादा हो रही है, जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, तो एसिडिक एसिड जो होता है उतना ही वीक होते जाता है। जैसे अगर आप 1 पे रहोगे जो कि सबसे कम है, अगर 1 कम पीएच वैल्यू है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा करनी है तो पीएच वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और अगर पीएच वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो पीएच वैल्यू जैसे ज्यादा होते जा रही है, देखो ज्यादा 1 से 2 गई, 3 4 5 6 7, तो ऐसे जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है और एक टाइम पे जाके वो खत्म हो जाता है। और वहीं पे जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू के। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा जाते जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे आप ज्यादा जाते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसके बाद हमें पढ़ना है पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। तो हमारी जो बॉडी का पीएच होता है, बॉडी लाइज बिटवीन 7 टू 7.8 के बीच में पीएच है। अब बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 टू 7.8 के बीच में होता है। प्लांट्स ग्रो, जो प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट जो ग्रो करते हैं वो 7 मतलब न्यूट्रल पीएच पे करते हैं। फिर टूथ स्टार्ट्स वो टूथ स्टार्ट डिकेइंग, जो टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग, जो दांत होते हैं वो हमारे खराब होने लगते हैं 5 पीएच पे, आई गेस 5.5 पीएच पे। 5.5 पीएच अगर हमारे माउथ का होगा तो हमारा जो टूथ होता है वो डीके करना स्टार्ट मतलब खराब होना चालू हो जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ सॉल्ट्स। तो ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सॉल्ट। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि एसिड और बेसिस के मिलने से बनते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि एसिड और बेसिस के मिलने से बने हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्ट्स कहते हैं। अब सॉल्ट्स भी हमें पढ़ने हैं बहुत अलग अलग
देखो, एक होता है कास्टिक सोडा, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, एक होता है बेकिंग सोडा, एक है वॉशिंग सोडा, एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कास्टिक सोडा से। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है, तो बी रिमेंबर, बी केयरफुल टू दैट। इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको हम लोग लैब में बनाते कैसे? जब NaCl को हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस हम लोग ऐसे किसी कंटेनर में करवाएंगे जहाँ पे एक कैथोड रे होगा, एक एनोड रे होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो NaOH, Cl2 और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी और हमारा NaOH फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा कास्टिक सोडा है। अब इसका यूज कहाँ होता है? साबुन बनाने में, सोप्स बनाने में, जो आप लोग रेगुलर यूज करते हो। ये इस रिएक्शन को, ये भी हमें पढ़ना है। सोप बनाने के रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये चैप्टर 4th में है आपके, कार्बन एंड कंपाउंड में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर पेपर इंडस्ट्री में भी कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। फिर हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। जिसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम लोग CaOH का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फिर वो देता है CaOCl2, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। उसके साथ H2O भी लिबरेट कर देते हैं, H2O भी बन जाता है। अब ये कहाँ पे यूज होता है? लॉन्ड्री में। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? NaCl डालते हैं, फिर H2O डालते हैं, फिर अमोनिया डालते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, और प्रोडक्ट हमको मिलता है NaHCO3 और NH4Cl। तो NH4Cl का हमें कोई यूज नहीं होता है। NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। तो अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या होता है? देखो, बेकिंग सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वहीं पे बेकिंग पाउडर एक बहुत मतलब कमजोर सा बेस होता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा माइल्ड एसिड डालते हैं, उसके बाद हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। फिर वॉशिंग सोडा क्या होता है? जिसका फॉर्मूला Na2CO3.NH2 होता है। ये 3 स्टेप में इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं सिर्फ, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप हम पढ़ते हैं। देखो, Na2CO3 को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaHCO3 देगा और 10H2O देगा। देखो, यहीं से रिएक्शन आएगा। देखो यहाँ से NaHCO3, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थे हम। वॉशिंग सोडा, ठीक है, ऐसे प्रिपेयर हम लोग कर लेंगे। फिर इसका यूज कहाँ होता है? वॉशिंग में। वॉशिंग सोडा मीन्स वॉशिंग। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। जब हम लोग CaSO4.2H2O, जो कि हमारे पास होता है, उसको हम लोग 273 डिग्री केल्विन, हाँ, 273 डिग्री केल्विन पे हम लोग हीट करते हैं। तो ये हमें देता है CaSO4.12H2O, जो कि हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमें देता है आधा 1/2 H2O वाटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज दी चैप्टर, ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्व कर लिया, और इसके पहले का चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कर लिया। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी वेटेज रखता हुआ चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर का बेसिक का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो सारे हम लेक्चर ये अभी कर रहे हैं, मतलब अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ है, एक बार आपने बेसिकली ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर जाएगा, क्योंकि हम बिना एक भी कॉन्सेप्ट मिस किए आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कुछ इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर हम देखो, अगर आप ऐसे पर्सपेक्टिव से आओ कि आपने कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको हाँ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप पहले मेरी वन शॉट की सारी वीडियोस देख लो, फिर आप इस चैप्टर पे आना, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है। हाँ, कई बच्चे आते हैं उस परस्पेक्टिव से कि आपका प्री बोर्ड्स आ गया है तो आपको रिवाइज करना है। हाँ, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो फिर हमारे पास जो नया चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कई लोग यहाँ पे गैपिंग करते हैं, वो छोड़ दो। फिर देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि मेटल मेलिएबल होता है, मतलब शीट्स में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पतली शीट्स में। या फिर मेटल डक्टाइल भी होता है, मतलब वायर्स भी हम उसको बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इट इनटू वायर्स। फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब हीट का काफी अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें आप हीट दोगे वो बहुत ज्यादा जैसे हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जानते ही हो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। लस्चरस होते हैं, मतलब एक बार अगर आप उसको घिस दोगे उसकी सरफेस पे तो वो शाइन करने लगेगा। फिर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हार्ड नहीं होता है,
लेकिन सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब अगर आप उनको दो मेटल्स को आपस में टकराओगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फिर नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब वो लोग उन लोग को वायर्स में भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर गुड कंडक्टर हीट के नहीं होते हैं। फिर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं होते, मतलब ना वो हीट कंडक्ट करेंगे ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिर नॉन लेक्चरस भी होते हैं, मतलब उनमें कोई शाइन नहीं होती, आप घिसोगे कितना भी शाइन नहीं करेंगे जल्दी। फिर जनरली सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड का, और एक और मेटल होता है, हाँ, लेड का। डायमंड और लेड जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो भी हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायमंड मतलब यहाँ पे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं कि सारे नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन किसका है, डायमंड और लेड का। और हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, लेड। लेड काफी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फिर नॉन सोनरस होते हैं, मतलब आपस में टकराओगे तो आवाज नहीं करेंगे। फिर इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होती है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी, लेड तो हमारा मेटल है, जो हमारा ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब फिर मेटल, मर्क्यूरी ले लो, नॉन मेटल ब्रोमीन ले लो, वो हमेशा लिक्विड रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, जो हमारा मेटल ले लो, अगर मेटल की बात करें, अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बोर्ड पे लिखूंगा। नॉन मेटल में आप ले लो मर्क्यूरी, और नॉन मेटल में आप ले लो ब्रोमीन। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसका क्या सेंस है कि अगर आप किसी मेटल को देखोगे, जैसे कि सोडियम, सोडियम की लास्ट ऑक्टेट में अगर आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सोडियम के लास्ट ऑक्टेट में, एक सेकेंड, लास्ट ऑक्टेट में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक मिनट, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो ये क्या करता है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब Na प्लस बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब अपने आप को पॉजिटिव बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, इसका मतलब यही है। फिर दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकेम पॉजिटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या देगा हमें, मेटालिक ऑक्साइड देगा, मेटालिक ऑक्साइड, ये हमने पढ़ रखा होगा। जो कि अब एक और चीज आती है, देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड देगा, लेकिन जो मेटालिक ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर क्या होता है, जो बेस होता है, मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 8 से लेके 14 तक होती है, ऐसा कंपाउंड वो प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम Na+O2 गिव Na2O, हाँ, ये एग्जांपल तो इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ, हाँ, तो हाँ यही होता है, Na+O2 गिव Na2O। अब ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये बेसिक नेचर का होगा, मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो लेस ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। अब फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी लिख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो both acidic and basic properties। ये एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम Al2O3 और ZnO2, ZN2O या फिर ZnO2, नहीं ZnO सिर्फ रहेगा। अब कैसे शो करते हैं, हमें कैसे पता चला कि एल्यूमिनियम और जिंक हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, कैसे ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरफ बिहेव करेंगे, बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड की तरफ बिहेव करेंगे। तो ऐसे कैसे पता चला, जब हम Al2O3 को
जब हम लोग Al2O3 को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, तो वो देता है AlCl3 प्लस H2O। देखो यहाँ इसने एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लिया, देखो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। अब वही बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Al2O3 प्लस NaOH गिव NaAl2O प्लस H2O। यहाँ भी हमें सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और देखो ये यही कंपाउंड, सेम कंपाउंड है ये भी, और ये क्या कर रहा है, बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और सेम केस हमारे जिंक के साथ भी होता है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जैसे कि Na प्लस H2O गिव NaOH। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो फिर सॉल्ट बनाएगा, सबको पता है। फिर HNO3 is the strongest oxidizing agent. It do not produce H2, it converts H2 into H2O. But magnesium and manganese react, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरे बोर्ड्स के टाइम पे इससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया था, तो बी रिमेम्बरफुल। यहाँ पे देखो जो H3O है हमारे पास, HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कैसे पता चला, हमें ये ऐसे पता चला कि ये भी एक एसिड है, सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उसको H2O बना देता है, मतलब वाटर बना देता है। और लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ये सबके साथ H2O बना देता है, लेकिन यहाँ पे दो मेटल्स है हमारे, जो कि है मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो फिर कोई भी मेटल, मतलब कोई भी H2O प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे H2 रिलीज हो जाएगा, H2O प्रोड्यूस नहीं होगा, H2 प्रोड्यूस होगा। फिर एक्वा रिजिया क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ, ये देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये था ये था ये था ये था, अब ये एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया दो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है 3:1 रेशियो में, 3 हमारा होता है HCl और 1 होता है HNO3 का। अब जैसा कि आप जानते हो जो लो रिएक्टिव मेटल है वो HCl से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड को भी ये जो लिक्विड एक्वा रिजिया जो हमारा बनता है 3:1, 3 HCl का रेशियो और 1 HNO3 के रेशियो से जो हमारा बनता है एसिड, वो गोल्ड को भी इजीली क्या करता है, अपने अंदर डिकम्पोज कर लेता है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट्स, जब मेटल दूसरों के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हमने पढ़ रखा है। फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जैसे हमने पढ़ा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जैसे कि आप Cl ले लो, Cl के लास्ट सेल में हमारे पास होते हैं टोटल, लास्ट सेल सिर्फ बनाते हैं, ठीक है, Cl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लास्ट सेल बनाते हैं, बाकी सेल छोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। Cl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लास्ट सेल में इसकी एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और ये क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके ये Cl नेगेटिव आयन बना लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड देगा, जो कि एसिडिक नेचर का होगा। अब यहाँ फिर से देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, ये लिखो मत, आपको याद हो जाएगा, आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, वहीं पे जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जैसे अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2O देगा, जो कि हमारा सोडियम ऑक्साइड है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। वहीं पे अगर हमारा कार्बन अगर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 देगा, जो कि एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड, यहाँ पे नॉन मेटल्स का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। नॉन मेटल रिएक्शन विद अदर नॉन मेटल्स, यहाँ पे भी फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, फिर जैसे नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। हाउ डज मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट ईच अदर, अब जो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, आयोनिक, हाँ, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारा सोडियम एक मेटल है
क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो NaCl देगा। फिर अब ये आयनिक कंपाउंड कैसे हुआ, ये आयंस की शेयरिंग से बना है तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। अब आयंस की शेयरिंग कैसे, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, और इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना था। फिर क्लोरीन के लास्ट शेल में हमारे पास टोटल थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ऐसे बना दिया। अब इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये फिर स्टेबल हो जाएगा, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके बाद ये बना लेते हैं NaCl का बॉन्ड। तो NaCl में जो सोडियम होता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे आगे वाले चैप्टर में पढ़ना ही है। कहाँ थे हम, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड मेड बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने देखा अभी, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स, अब आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दे हैव सॉलिड स्टेट, मतलब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट नॉट सॉलिड। अब इसका क्या मतलब है, ये अपने घुले हुए स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जैसे NaCl हमारा बना, तो NaCl आप किसी एक बीकर में ले लो और यहाँ पे एक वायर रखो, यहाँ पे एक वायर रखो, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप इसको किसी टेस्ट ट्यूब में लिक्विड के साथ डिसॉल्व करो और यहाँ पे दोनों वायर्स को रखो, तो ये तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे इनके आयंस ब्रेक नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर में जाते ही इनके आयंस क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, तो फिर ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटिव और फ्री स्टेट, अब फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, अब द मेटल्स विच आर नॉट रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। फिर कंबाइंड स्टेट में कौन मिलता है, हाई रिएक्टिव मेटल या फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम और आयरन। फिर मिनरल्स क्या होते हैं, द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स, मतलब जो कंपाउंड्स नेचुरली हमें अर्थ से मिलते हैं उन्हीं को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब ओर्स ऐसे, जैसे मान लो कोई ऐसा हमें जमीन से टुकड़ा मिला, इसके अंदर इतना पार्ट कुछ मिनरल का है, इधर इधर ये मिनरल का पार्ट है, ये मिनरल का पार्ट है, और कुछ गंदगी है इसके अंदर, तो जो गंदगी होगी, गंदगी और मिनरल के कॉम्बिनेशन को हम लोग ओर बोलते हैं, और ओर के अंदर से हम लोग मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स और गैंग, मैट्रिक्स या फिर गैंग क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल इसके साथ अट्रैक्ट है उन्हीं को हम लोग मैट्रिक्स या फिर गैंग भी बोलते हैं। फिर ओर्स के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब ओर्स 3 तरह के होते हैं, अब ओर का कुछ ऐसा आप टेबल भी बना लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओर ओर हमारे 3 तरह के होते हैं, अगर आपके पास आपका नोट्स है तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है हाई रिएक्टिव मेटल का, हाई रिएक्टिव मेटल का, फिर एक होता है मीडियम रिएक्टिव, मतलब ऐसे बना देते सिंबल, मीडियम रिएक्टिव मेटल का, एक होता है लो रिएक्टिव मेटल का। अब मेटल जो हाई रिएक्टिव होता है उसका हमें करवाना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस, और मेटल जो लो रिएक्टिव होता है वो हमें 2 स्टेट्स में मिलता है, या फिर सल्फाइड स्टेट में या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में। सल्फाइड स्टेट मतलब SO2 अटैच होगा, और कार्बोनेट मतलब CO, एक सेकंड, CO3 अटैच होगा। ठीक है, अब जो कार्बोनेट हो रहा है उसका हम लोग कैल्सिनेशन करवाते हैं, और जो सल्फाइड हो रहा है उसका हम लोग रोस्टिंग करवाते हैं। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन आप जो भी बोलो, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी मेटल को जला देते हैं बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वहीं पे रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम मेटल को फुलफिल, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जला देते हैं, तो इससे हमें एक सिमिलर चीज मिलती है जो कि मेटल ऑक्साइड है। फिर मेटल ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करवाते हैं और हमें प्योर मेटल इस केस में मिल जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस करवाना होता है। फिर यहाँ पे भी सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेगा, फिर वही हम करवाएंगे, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करवाएंगे, रोस्टिंग के बाद फिर हमें उसका मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर मेटल ऑक्साइड के बाद हम उसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्माइट रिएक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है यूज्ड टू जॉइन क्रैम्स ऑफ रेलवे ट्रैक। जैसे आप रेलवे ट्रैक देखो, ऐसे रेलवे ट्रैक्स जो ट्रैक्स होती हैं उसमें कभी कभी ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं,
तो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए हम जो रिएक्शन वहां पे करवाते हैं उसी को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन किसका होता है, जैसे कि आप देखो Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत विग्रसली रिएक्शन होता है और फिर Al2O3 बनाता है और Fe इतना ज्यादा विगरस होता है कि आयरन हमारा पिघल जाता है और हमें मॉल्टन स्टेट में मिलता है, मॉल्टन स्टेट। ठीक है, आप इसे समझ सकते हो, लोहा पिघल जाता है, ऐसी रिएक्शन होती है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल से तो हमने पढ़ लिया, फिर एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है ये सब पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें पढ़ना था। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जब आप किसी मेटल को, कैथोड और एनोड आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आप इसको रिवाइज कर लो, और आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा होगा, वैसे नहीं पढ़ रखा है तो फिर पढ़ा ही रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे बोला था, शायद से मेरे दोस्त ने, कि आप कैमरे की तरफ देख के नहीं पढ़ाते हो, इतना लिखना रहता है, सबकी तरफ पीपीटी नहीं ना मेरे पास, मुझे लिखना रहता है और एक्सप्लेन भी करना रहता है, दैट्स द रीजन। लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बाय लुकिंग इन द कैमरा, या दैट्स करेक्ट। अब फिर ये हमारा समझ लो ऐसा कुछ तो रिएक्शन, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, PaO, देखो आप ऐसे ट्रिक्स लिख लो, PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, फिर NCr नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। ठीक है, अब PaONCr का क्या मतलब है, कई बार डाउट होता है आपको कि कैथोड एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, आप कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये जो हमारा देखो PaO मतलब एनोड क्या है, एनोड इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिव है, मतलब माइनस चार्ज होगा। ये देखो ये हमारा है एनोड, ये है हमारे पास कैथोड, ठीक है। तो अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCr नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो रिडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, नहीं हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। वहीं पे ऑक्सीडेशन इसका एकदम टोटल अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई मेटल है, NaCl हमने इसमें ले लिया, मेटल नहीं NaCl कोई एक आयनिक कंपाउंड है। फिर अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की तो हमारा NaCl हमारा Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। फिर Cl जो है, क्लोरीन किसके पास जाएगा, क्लोरीन पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा और Na हमारा नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या होगा, देखो अभी देखो, अब जो हमारा सोडियम होगा वो नेगेटिव वाले के पास जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आपने कभी कभी पढ़ाई होगा। देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। फिर क्लोरीन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन हमारा एनोड की तरफ जाता है और सोडियम हमारा कैथोड की तरफ जाता है। इससे हम प्योर मेटल सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस, चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मेटल का जो सरफेस होता है वो ईट कर लिया जाता है, कि इसकी वजह से वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऊपर का सरफेस खराब होने लगता है। वहीं पर रस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है, कोरोजन का ही एक टाइप है रस्टिंग। तो रस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है, रस्टिंग में पूरा एलिमेंट को ही खा जाते हैं। रस्टिंग सिर्फ आयरन का होता है, तो रस्टिंग में पूरे एलिमेंट्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे खत्म कर जाते हैं, एक एक लेयर। ठीक है, और फिर यहीं पे कुछ मेटल्स जो हमारे होते हैं वो कोरोड होके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिसके हमने आपको एग्जांपल दिया था एल्यूमिनियम और जिंक का। तो एल्यूमिनियम अगर मान लो ऐसा मेटल है, उसके ऊपर ऐसे रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। मतलब अब इसके आगे इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब अंदर का मेटल हमारा
प्रोटेक्ट रहेगा, जिंक भी सेम करता है। इसी वजह से हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसमें पढ़ना है नहीं, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मतलब उसके ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर लेयरिंग कर देते हैं एल्यूमिनियम या फिर जिंक की, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। हमने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ रखा है ये। फिर एलॉय, अब एलॉय क्या होता है, एलॉय इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिवेंट मेटल एंड एनहेंस इट्स क्वालिटी। अब मेटल और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग एलॉयज बनाते हैं। अब एलॉयज क्या होते हैं, एलॉय मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक मेटल है और कोई एक मेटल बी है। मेटल ए हमारा बहुत हार्ड है, मेटल बी सॉफ्ट है। ऐसे लिखो, लिखते जाओ, हार्ड है, सॉफ्ट है। ये हमारे पास शाइनी है और ये नहीं कोरोड हो जाता है, नॉट कोरोड, ये कोरोड नहीं होता है। अब अगर आप इन दोनों को मिला के कोई एक अलॉय बनाओगे तो वो हार्ड होगा और कोरोड भी नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी बताओ चेंज हो गई कि नहीं, प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे वो हार्डनेस, इसकी हार्डनेस उसको मिली और इसकी प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन मिली, जिसकी वजह से वो हमारे लिए और अच्छा हो गया। अब अलॉय क्या होता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, मतलब दो अलग अलग मेटल्स का होमोजीनियस मतलब अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर होता है। वन मेटल एंड वन नॉन मेटल, या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल का, या फिर वन मेटल और टू या फिर दो नॉन मेटल, या फिर दो नॉन मेटल्स का, या फिर दो मेटल्स का, किसी के भी मिक्सचर से जो बनता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ए और बी, मान लो कोई मेटल्स है, ए हमारा हार्ड है और कोरोड इजिली हो जाता है, और बी हमारा सॉफ्ट है लेकिन कोरोड नहीं होता है। तो ए जो होगा हमारा, जो हम इन दोनों को मिला के जो एलॉय बनाएंगे, इन दोनों के मिक्सचर से जो एलॉय बनेगा, उसकी हार्ड और नॉट कोरोडेड की प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो इजिली कोरोड भी नहीं होगा और वो हार्ड भी होगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी मेटल की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए हम लोग जो बनाते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल से, उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर पे, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड, जो कि बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और क्लास 10 का सबसे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम नेमिंग ऑफ कंपाउंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई अपने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है क्लास 10 का। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है हमारा कार्बन कंपाउंड चैप्टर। तो इस साइड हम जैसे पिछले चैप्टर की तरह साइड इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, और इस साइड कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना रहेगा तो इस साइड उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर अब बताओ, कार्बन होता है, हमें इस चैप्टर में कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना है। देखो, सबसे पहले कार्बन हमारा एक ऐसा एटम होता है जो कि 4 बॉन्डिंग करता है। कुछ उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत लंबी चेन्स बना सकता है। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। बहुत लंबी चेन बना लेता है अपना कार्बन, खुद से जुड़ जुड़ के, ठीक है। तो अब कार्बन ही क्यों, देखो कार्बन सबसे पहले एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। फिर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, ये सब सबको पता होगा। और उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, एक 6 होते हैं, तो एक यहाँ, 2 3 4 5 और 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। फिर वाई कार्बन डू नॉट मेक आयनिक बॉन्ड्स, अब कार्बन आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर डायरेक्ट क्यों नहीं कर देता, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग क्यों करता है, मतलब वो पूरी अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों नहीं करता। अब देखो, सबसे मेन कंसेप्ट है ये। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये समझो, अगर कार्बन है जिसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो चाहिए उसको गेन या फिर लूज, क्योंकि उसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। तो ना वो गेन करता है ना वो लूज करता है, वो बनाता है हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वहां पे आयनिक बॉन्ड बन रहा था NaCl के बीच में, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां पे हमारा कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ एग्जांपल, कार्बन मिक्स कोवेलेंट बॉन्ड। आप जैसे समझो H2 का जो हमारा बॉन्ड बनता है, ये शेयर तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक शेयर कर देगा तो हाइड्रोजन का पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारे पास मान लो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, मान लो क्या होते ही है। फिर ये क्या करता है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर देता है, मतलब कहता है तू भी ले ले और मुझे भी दे दे अपना।
तो फिर ये ऐसे शेयरिंग कर देता है, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन भी इसी तरह का बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर होता है। वर्सेटाइल नेचर, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कैटिनेशन, इंपॉर्टेंट। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन लॉन्ग चेन फॉर्म्ड बाय कार्बन, मतलब कार्बन से ही बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पे टेट्रावैलेंसी। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, मतलब कार्बन हमारे पास यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जो कि दूसरा कोई एटम नहीं करता है। फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कुछ कार्बन मिल मिल के कुछ बनाता है, जैसे कि हमारे पास डायमंड बनाता है, कार्बन डायमंड भी बना देता है। कार्बन हमारे पास यहाँ पे ग्रेफाइट भी बनाता है। कार्बन बकमिनिस्टर फुलेरेंस भी बनाता है, जहाँ पे 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर और 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। पेंटागोन मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, पेंटागोन मीन्स पेंटागोन क्या होता है, और हेक्सागोनल मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा रहेगा, मतलब 6 कार्बन 5 कार्बन होंगे यहाँ पे। फिर अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड का, देखो ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बनते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो उसको हम लोग सैचुरेटेड बॉन्ड कहेंगे, या फिर डबल बॉन्ड होगी या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सैचुरेटेड बॉन्ड में हमारा एल्केन आता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग होती है तो इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। एल्केन नाम नहीं होता कंपाउंड, एल्केन कहते हैं बॉन्डिंग को, समझ में आया? अगर डबल बॉन्डिंग होगी तो ये अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, हमने पढ़ा ना, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में या फिर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइन। अब ऐसा मत समझना कि इस लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करें तो क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस होमवर्क भी देंगे, ठीक है? तो हाँ सैचुरेटेड। अब जनरल फॉर्मूला कुछ होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का कुछ फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे टेबल बनाओ। अब कह दो ना, किसी किससे वो वाला नहीं करना है हमें। हाँ मतलब वो तो ट्रिक है, मैंने भी अपने टाइम पे देखा। एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। सो यहाँ पे हमें एल्कीन के फॉर्मूला से फिर से स्टार्ट करना है। क्या हुआ था, हमारी वीडियो की क्लिप कट गई थी तो कुछ एरर आ गया था, तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें एल्कीन से। देखो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। आपने वो वाली रील तो जरूर देखी होगी, कह दो ना +2, कह दो ना -2। इससे आप इसको इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। फिर अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तीनों केस में तो क्या होगा? C1H2, फिर क्या है, n की वैल्यू 1+2, यहाँ पे 1 रखी नहीं जाएगी, यहाँ पे 1 रखी नहीं जाएगी। आप इसके पीछे का आप रीजन पूछोगे तो रीजन क्या होगा? बेसिकली रीजन यही है कि जब तक 2 कार्बन एक साथ नहीं आएंगे तब तक डबल बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। जब तक 2 कार्बन एक साथ नहीं आएंगे तब तक ट्रिपल बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। अब कार्बन किससे ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगा? हाइड्रोजन से तो काउंट नहीं करेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग रहती है तब ऐसा केस आता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग रहती है तब ऐसा केस आता है, वरना इस ऐसे केस को हम लोग नहीं लेते। फिर अगर n की वैल्यू हम 2 रखें तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा C2H2 इंटू 2+2, तो ये आएगा C2, 2 इंटू 2 4 +2 6, ये आएगा। n की वैल्यू 2 रखने पे C2H2 इंटू 2, तो ये आएगा C2H2 इंटू 2 4 होता है,
फिर ये C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा C2H2 इंटू 2 4 माइनस 2 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस सॉरी 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो अब इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, दो कार्बन, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, चारों कार्बन के हाथ, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। आप हाइड्रोजन इधर भी कर सकते हो या फिर आप कहीं भी आप जहाँ चाहे, और इसका स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग तो जानते ही हो, नहीं जानते हो फिर बना देते हैं, एक दो, यहाँ 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 यहाँ, ये आप हर साइड में हाइड्रोजन लगा दोगे वांटेड साइड में। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज, ऐसी सीरीज जिसके बीच में CH2 यूनिट्स का गैप होता है, उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, ये कितने का गैप है यहाँ देखो, एक C का गैप है, कार्बन एक और हाइड्रोजन कितना दो का, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो CH2 इसको हम लोग CH2 भी तो लिख सकते हैं, 1 को नेग्लेक्ट कर दो। CH2 के यूनिट्स का जब गैप होता है एक एक सीरीज में, एक के बाद एक के बाद एक ऐसी सीरीज जब बनती जाती है, तो इसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा एटम होता है जिसके जुड़ने से जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो चेंज हो जाती है। जैसे कोई कंपाउंड है, समझ लो कोई कंपाउंड है, यही बहुत मेजर क्वेश्चन इससे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बी रिमेम्बर फुल। जैसे आपका कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसे ऐसे कोई ग्रुप है, ग्रुप नहीं है ये कोई कंपाउंड है आपका, हाइड्रोकार्बन है कोई ये, इसका नेमिंग अभी हम सीखने वाले हैं। तो अब इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले नेमिंग के लिए हम लोग को बहुत कुछ आना चाहिए, जैसे कि कितने कार्बन है, एक कार्बन होता है तो इथ यूज करते हैं, दो कार्बन होता है नहीं, एक कार्बन होता है मिथ यूज करते हैं, फिर दो कार्बन होता है इथ यूज करते हैं, तीन प्रोप, चार ब्यूट, ऐसे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आपके लिए सिर्फ 10 तक, ठीक है। फिर अनडेक, डूडेक ऐसे स्टार्ट होते जाता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 10 तक आपको याद रखना है, ठीक। फिर आगे आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर था, अगर मैं इसे ऐसा बना दूं तो, ठीक है, ऐसा बना दो तब भी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर आप इसके हाइड्रोजन टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है और कार्बन कितना है 3, और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है और कार्बन कितना है 3, तो ये भी CH8 है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला, लेकिन अगर अलग अलग स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। फिर अब IUPAC नेमिंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड रूट, नहीं टाइप ऑफ बॉन्ड, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप। कुछ पहले सब्स्टिट्यूएंट्स जान लो, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर CH3 लग गया, या फिर C2H5 लग गया, या फिर Cl लग गया, या फिर Br लग गया, या फिर आयोडीन लग गया, तो इन सब का जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट तो नहीं कहेंगे उसको, अगर इनको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे किसी कार्बन में CH3 लगा तो हम लिखेंगे मीथाइल, मिथाइल। फिर अगर C2H5 लगा है लिखेंगे इथाइल, फिर अगर Cl लगा है तो क्या लिखेंगे क्लोरो, फिर अगर Br लगा है ब्रोमो, Br मीन्स ब्रोमीन तो फिर ब्रोमो, फिर आयोडीन लगा है तो क्या लिखेंगे आयोडो,
तो ये सब कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। फिर आप सबसे मेजर चीज जो आती है वो फंक्शन ग्रुप आप साथ ही साथ नोट करते जाओ। अगर आपके पास नोट्स है देन नो नीड। इसके पहले अगर आपने मेरे साथ मेरा 1 आवर का जो सीरीज देखा है उसमें आपको पूरे नोट्स अगर आपने उसके साथ बनाने तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया आपको ऐसे एटम्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जुड़ने से किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इसमें आता है हमारे पास अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ आपके पास है फंक्शनल ग्रुप्स। कई लोग एल्केन एल्किन एल्काइन को भी रखते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप वो जानते हैं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अल्कोहल को हम लोग कैसे, अगर मान लो कहीं पे OH जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम लोग OL वर्ड यूज करेंगे। उस जैसे कोई कंपाउंड है उसमें OH जुड़ा हुआ है तो उस कंपाउंड का अगर हम नेम लिखेंगे तो OL वहां पे अभी नेमिंग हम करेंगे। फिर अगर एल्डिहाइड है तो CHO रहेगा, CHO, हाँ CHO रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AL, एल्डिहाइड। अगर कीटोन है तो ऐसे कार्बन कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा। मतलब किसी मिड वाले कार्बन पे, ऐसे मान लो कोई लंबी चेन है ऐसे किसी कार्बन की, ठीक है, और यहाँ पे मिड वाले कार्बन या फिर किसी लास्ट वाले को छोड़ के किसी भी कार्बन पे यहाँ पे हमारे जब डबल बॉन्डिंग होती है तो उसको हम लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग ONE लास्ट में यूज करते हैं नेमिंग के टाइम पे। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं COOH, ठीक है। अगर ये कहीं पे जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं OIC एसिड। मतलब अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है तो हम लास्ट में लिखेंगे OIC एसिड। अब कुछ नेमिंग के बेसिक रूल्स जान लेते हैं। तो नेमिंग करने के लिए आपको बेसिक बेसिक से रूल्स आने चाहिए। जैसे आप पहले किसका नाम लिखोगे? पहले आप लिखोगे किसी कंपाउंड की काउंटिंग करोगे कि कितने कार्बन्स हैं। फिर आप उनका ये चेक करोगे कि कहीं इधर उधर कहीं कोई ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ। अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग उस साइड से करोगे। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझो मेरे पास है ऐसे कोई कार्बन चाहिए, अब इसकी बेसिक नेमिंग करनी है हमें। हाइड्रोजन हम नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन आप समझ जाओ। फिर कितने कार्बन है मेरे पास? 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है तो हमने क्या बताया था वर्ड रूट? ब्यूट। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में तो हम लोग लिखेंगे एन। एल्केन के लिए क्या लिखते हैं? एल्केन के लिए हम लोग लिखते हैं ANE। एल्कीन के लिए क्या लिखते हैं? एल्कीन के लिए लिखते हैं ENE। एल्काइन के लिए क्या लिखते हैं? YNE। और आप साथ में इनकी पोजीशन भी लिख सकते हो, तो पोजीशन के लिए हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे? मान लो ये इसकी नेमिंग हो गई, ऐसे कोई कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन का यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? तो इसकी नेमिंग कुछ ऐसे होगी कि हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग अब कहाँ से करोगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को देंगे। फिर उसके बाद फिर हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को देंगे। उसके बाद फिर अगर ये भी इक्वल रहा तो फिर हम देंगे प्रायोरिटी, ऐसे ऐसे देंगे कि अगर दो फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आगे कौन सा पीछे। क्लास 10th लेवल पे हो, नहीं तो 11th में आप जाओगे तो फिर आपको पूरा सीक्वेंस मिलेगा याद करने को, ठीक है। तो इसका नेमिंग हो जाएगी हमारी, यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे 3 4, तो हमारे पास नेमिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप CH3 भी जोड़ दो, ऐसे नेमिंग और ज्यादा जैसे हम सब कंबाइन करके एक में नेमिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेम यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो मिथाइल की पोजीशन क्या है? 4th कार्बन से जुड़ा हो तो लिखेंगे 4 मिथाइल। फिर ये कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट। यहाँ पे इन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। कौन से कार्बन पे है? 3rd और 4th के बीच में, तो हम लोग लोवेस्ट नंबर लेंगे यानी कि 3।
फिर इन। अब 3 इन क्यों लगा है? क्योंकि थर्ड पोजीशन पे बॉन्डिंग है। ऐसे काउंट करोगे ना, जहां पे बॉन्डिंग जहां से शुरू हो रही है उसको हम लोग नंबर देंगे, मतलब 3 इन। उसके बाद फिर अल्कोहल भी है तो 1 ओ एल। तो अगर दो वॉवेल्स एक साथ आ गए तो उसके पहले वाले वॉवेल को हम लोग कैंसिल कर देंगे। फिर आएगा हमारे पास नेम 4 मिथाइल ब्यूट 3 इन ऑल। आप इन ऑल लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को आप लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। बेसिकली ऐसा रूल्स होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो कंबशन है। अगर आप कंबशन करते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी के साथ साथ बहुत अच्छा CO2 का प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा H2O का भी प्रोडक्शन होता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन्स एल्केन को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स जो सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड मीन्स जहाँ डबल बॉन्डिंग है। तो अभी हमको कन्वर्जन भी पढ़ना है। पहले अभी ये समझो, सैचुरेटेड को बर्न करोगे तो आपको काफी अच्छी हीट मिलेगी और पॉल्यूशन क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। और कैसी फ्लेम मिलेगी, ब्लू फ्लेम। लेकिन वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो एकदम ऑपोजिट ऑफ दिस, एकदम इसका ऑपोजिट मिलेगा, मतलब पॉल्यूशन ज्यादा होगा और ब्लू फ्लेम की जगह येलो फ्लेम मिलेगी और कंबशन भी इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे तो आपको सैचुरेटेड मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो, मान लो अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड है, जैसे कि समझ लो C2H4 है आपके पास, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं और बाकी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। फिर H2 जब इसमें जोड़ोगे और इसको हीट करोगे किसी कैटलिस्ट निकल पैलेडियम के साथ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड को हटा के यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड कर देगा और अपना जगह यहाँ पे बना लेगा। फिर यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएंगे। पहले कितने थे, 4 कार्बन से, अब कितने हो गए, 6 हो गए। आप इस इक्वेशन को, ये तो पहले से ही बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे 4, 2 कार्बन और 2 4, 4 2 6 और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। तो ऐसे बैलेंसिंग हम लोग करते हैं। फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग KMnO4 को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऐसे समझो। आप जब भी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आप अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप किसी भी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। जैसे आप इथेनॉल आपने लिया, इथेनॉल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो फिर वो आपको इथेनोइक एसिड देगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड देगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो, एडिशन रिएक्शन एक बेसिक सा रिएक्शन होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी, वही हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है कि आप वेजिटेबल ऑयल में, जैसे आपके पास वेजिटेबल ऑयल है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, आर 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 एंड आर। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। अगर आप इसको निकल की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे तो ये क्या देगा, आपको घी देगा, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, H आर 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 H, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा था। तो यही होता है एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से कोई सा एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम लोग ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास CH4 था, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया और प्लस क्या कर दिया, उसमें एक क्लोरीन का एटम, तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl।
और एक हाइड्रोजन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ पे कोई भी चीज, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोरीन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं एक हाइड्रोजन को, और क्लोरीन को उसकी जगह पे बैठा दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इथेनॉल की प्रॉपर्टीज को। देखो, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आप इसका नेमिंग करने को कहोगे तो इथेनॉल इसका नेम है, बेसिक केमिकल नेम इथेनॉल है। देखो, एक दो, दो के लिए इथ, एन है, और वन पे ऑल है। तो इथेन, ई कट जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल। फिर ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें प्लीजेंट स्मेल होती है और बॉईल करता है 351 डिग्री केल्विन पे। और मिसेबल वाटर के साथ मिसेबल होता है। जैसे कि आप कोई भी इथेनॉल लोगे, जैसे कि एग्जांपल में ब्रांडी, तो इट विल बी मिसेबल विद वाटर। ठीक है, इसके पास कोई फ्री आयंस नहीं होता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ऑक्सीडेशन अगर इसका करोगे तो फिर आपको पता ही है, अल्कोहल ऑक्साइडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब 5%। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं। उसका कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, यहाँ पे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के रहते हैं, ये इथेनोइक एसिड होता है। फिर इससे हम लोग एसिटिक एसिड बनाते हैं। अगर इसका 5 to 8% हम लोग सोल्यूशन वाटर में बनाए, मतलब हमारे पास मान लो कोई कंटेनर है, उसमें 95% हमारा वाटर है, 95% वाटर, और इथेनोइक एसिड को हमने मान लो 5% ले लिया, इथेनोइक एसिड को हमने 5% लिया, तो इसके सॉल्यूशन से हमारा एसिटिक एसिड बनता है, जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। विनेगर, आई थिंक यू ऑल नो। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, 17 डिग्री। इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं और एस्टर फॉर्म होता है और H2O निकलता है। इसका रिएक्शन आप लिखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कुछ ऐसा है, देखो, CH3COOH, ये है हमारा इथेनोइक एसिड, और CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल। इसको जब आप रिएक्ट करोगे तो ये ऐसा कंपाउंड कुछ देगा, CH3COCH2CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये देगा H2O। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर, जिसके पास फ्रूटी स्मेल होती है। आई थिंक इसमें दिया होगा, हाँ, फ्रूटी स्मेल। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जैसे कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लीचिंग पाउडर, उससे हमने पढ़ा था NaOH। NaOH के टाइम पे हमने पढ़ा था कि एस्टरिफिकेशन कुछ तो सोप का फॉर्मेशन के लिए, तो सोप का फॉर्मेशन इसी रिएक्शन से होता है जहाँ पे उस NaOH का यूज होता है। तो NaOH का यूज क्या होता है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हम लोग एस्टर रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, या फिर कोई फैटी एसिड रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, और हमें वो सोप देता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। एस्टर को हम लोग ले लेते हैं CH3COO C2H5। अगर इसको हम लोग NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देगा C2H5OH, और इसी के साथ हमें देगा CH3COONA, जो कि हमारा क्या है? सोप का फॉर्मूला है। अब सोप का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं NaOH का यूज करके। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग बेस से करवाएं, नहीं 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 नहीं, ये कुछ अलग है। हाँ, अगर हम लोग इसका रिएक्शन बेस से करवाएं तो एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH इट गिव्स सॉल्ट, सबको पता है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर हम लोग इसका इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाएं, एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो अच्छा रिएक्शन होगा। ठीक है, अब सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है हमें। सोप्स क्या होते हैं? ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं और लंबी चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होते हैं। ठीक है, इनके अंदर फैटी एसिड होता है। सोप की बात कर रहे हैं अभी हम, डिटर्जेंट पे नहीं है। ठीक है, इनके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है और ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसमें कि कोई पोटेशियम का सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होता, कोई सोडियम का सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होता, तो ऐसे वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ये सुन दिया नहीं हुआ, आपके सिलेबस में भी नहीं होगा, ये सब क्लास 11 की चीजें हैं, ये सब छोड़ो। ठीक है, अब डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट एक सिंथेटिक, मतलब ऐसे बात करते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है जो कि सोडियम के सॉल्ट या फिर लंबी चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब बेंजीन क्या होता है? देखो, कई बार आपको बेंजीन से क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये बेंजीन होता है, इसका स्ट्रक्चर या तो आप ऐसे भी बना सकते हो
या फिर इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग क्या आएगा, इथ मिथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, तो आएगा हेक्स 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राई इन। तो ये नेमिंग आएगा, ये नेमिंग आपके सिलेबस में है, क्लास 11 की चीजें हैं। लेकिन आप इसका नेम अगर अच्छे से याद कर लोगे तो कई बार हेक्सीन आ जाता है डायरेक्टली, या फिर बेंजीन, बेंजीन तो बिल्कुल आता है आपके सिलेबस में। तो अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो फिर आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, अब फिर हाँ, डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डिटर्जेंट का फॉर्मूला भी लिख लो और स्ट्रक्चर भी लिख लो। कई बार डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने जब पीवाई क्यू सॉल्व किया था तो आई गेस 3 साल रिपीटेड था, 19 तक, 2019 तक ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, C17H35 COONA, आई गेस, नहीं SO3Na, SO3Na। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना सोडियम का सॉल्ट होता है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है इसमें हाइड्रोफोबिक एंड और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये एंड हमारा है हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक एंड है। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक वो एंड होता है जो कि पानी से दूर रहना चाहता है, और हाइड्रोफिलिक वो एंड होता है जो कि पानी में डिसॉल्व होना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लेता है। मान लो ये हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल है हमारे क्लॉथ में, और कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा इसके अंदर, और इसका जो एक्सटीरियर वाला सर्कुलर पार्ट है हाइड्रोफिलिक वाला वो बाहर रहेगा और हाइड्रोफोबिक वाला अंदर रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग मिसल्स बोलते हैं। कई बार इससे क्वेश्चन, हाँ मिसल्स बोलते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वाई डू सोप, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ है, इस वजह से आई वाज सर्चिंग फॉर इट और मुझे मिला। वाई सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, मैंने अभी बताया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इज प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम सोप उसमें डालते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। ठीक है, और स्कम की फॉर्मेशन की वजह से कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं हो पाता है सोप के मॉलिक्यूल का। अब हम एक इसी का रिएक्शन पढ़ लेना, जैसे समझो सोप का फॉर्मूला C17H35 COONA, आई गेस मैंने ये लिख रहा था, और CaCl2 जो हमारे हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है, इसके साथ क्या बन जाता है C17, देखो ऐसा कुछ बनता है C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca प्रेसिपिटेट बन जाएगा और उसके साथ NaCl हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेट एक बन जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है और हमारा जो एक्शन ऑफ सोप होता है वो वाटर में नहीं हो पाता। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमने खत्म कर लिया है। अब इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे कि क्वेश्चन आप नेमिंग फिल करके लाना, मैं सॉरी ऑर्गेनिक बोलने वाला था, हाँ आप इसकी नेमिंग करके कमेंट करो, एकदम बेसिक सी नेमिंग होगी इसकी। दूसरा कंपाउंड OH नहीं, हाँ ठीक है OH ले लो और डबल बॉन्ड O ले लो, ये सब बाकी हाइड्रोजन एग्जाम में मैंने लिखा नहीं हुआ है। और एक क्वेश्चन ले लो, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और एक क्वेश्चन और ले लो, ये है व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, इन सब का आंसर आप कमेंट में टाइमलाइन के साथ कमेंट करो, आई विल बी चेकिंग योर आंसर। और ये था हमारा लेक्चर क्वेश्चन 11। एनी डाउट, आई गेस मेरे पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट। दिस वाज लेक्चर, वी विल कंटिन्यू, जैसे कि हमने केमिस्ट्री के साथ किया वैसे हम बायो भी पूरा एक बार में निपटा देंगे।
और इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट। और कुछ बच्चों ने, हाँ, आई गेस हेरिडिटी वाले चैप्टर में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स थे। अभी तक मेरे चैनल पे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया है और मैं चाहूँगा ये बरकरार रहे। और हाँ, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स थे जिन्होंने मेरा हार्ट टच कर लिया, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। I guess they will be repeated again and again. Have a nice day.